तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्लास 12वीं का जो क्लास चल रहा है वो हमारा 4.5 तक सब कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? सब लोग मेहनत कर रहे हो ना? मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं यार। जो डाउट आता है आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछते रहो। ओके, तो आज की क्लास में ना प्रश्नावली 4.6 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन 4.6 बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो मेरी भाई मेरी बहन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छे से आज देखिएगा, क्योंकि आज यदि अच्छे से कर लेते हो ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 4.6 में। समझ गए? तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आज हम 4.6 का कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और ध्यान से देख लेंगे ना तो अपने खुद से इन सारे प्रश्नों को करने लग जाओगे। मेरे को कुछ नहीं करने का इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। उसी से मतलब जो आप पीछे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स यानी अभी और सारणिक पढ़े हो, उसी चीज़ों को मिला करके ये 4.6 को पढ़ना है, और 4.6 से ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान रहे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक का जो नाम है ना, सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, मतलब दोनों को मिला करके इस प्रश्नावली को पढ़ना है। तो सारणिक और अवयव दोनों का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग ऐसे ही क्या होता है, बहुत कठिन होता है। बच्चे, आप लोग एप्लीकेशन का नाम सुने हो? किसी भी चैप्टर का जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही कठिन होता है, जिसको हिंदी में अनुप्रयोग बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, सारणिकों और सारणिकों। देखो, ये थोड़ा सा मेरा हिंदी गलत है। सारणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक ना? मैंने आपको बता दिया, आप लोग गलती मत करना। सारणिक के लिए ऐसे होता है, ई नहीं होता। सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो 4.6 आपको आसान हो जाएगा, और 4.6 से ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो टॉपिक नंबर इसमें फर्स्ट ये आता है कि किसको हम मतलब रैखिक समीकरण इसमें होता है, उनके निकाय के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हुआ रैखिक समीकरणों का निकाय। रैखिक समीकरणों का निकाय, इसको इंग्लिश में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए रैखिक समीकरण के निकाय के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रैखिक समीकरण होता क्या है, वो पहले सीखो। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये सब रैखिक समीकरण है, और मैं 3/3 में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, 3/3 सीख जाओगे तो 2/2 तो ऐसे ही बन जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ओके, a3x, अच्छा ये तो मिस्टेक कर दिया मैंने ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 3 सही है a3 b3 प्लस c3 z इक्वल टू d3। ठीक है, ये जो है ना हमारा रैखिक समीकरण है।
अब ऐसा ही आपको किताब में क्वेश्चन दिया रहता है रैखिक समीकरण के रूप में। देखो ये देखो, ये तो नहीं है, हाँ यहाँ पर है। ये देखो 2x2 वाला है, ये 3x3 वाला देखो, देख रहे हो ना। यहाँ देखो, यहाँ 2x2 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 है, सही है, लेकिन 3x3 यहाँ है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3x3 वाला सीख जाओगे तो 2x2 वाला ऐसे ही सीख जाओगे। मतलब ये मैंने 3x3 का रैखिक समीकरण लिखा है, तो 2x2 में क्या होगा, ये जेड नहीं होगा, सिर्फ ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। समझ गए? इतना तो आप लोग समझदार हो यार, ठीक है। तो मैं जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ 3x3 पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हमारा रैखिक समीकरण रहेगा। तो आपको ऐसे समीकरण दिए रहेगा तो आपको कैसे आगे बढ़ना है ये समझिए। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे? ए का। ए का मान कैसे निकलेगा? देखो, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये सब ए में आ जाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब ए में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ये सब है ना, ये कॉमा लगा करके एक्स के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, बड़ा एक्स, ठीक है ना। जो एक्स है एक्स के रूप में आ जाएगा, वाई को वाई के फॉर्म में, जेड को जेड के फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स। और इसके साथ एक निकालना पड़ता है बी। बी में क्या आएगा? बी में हमारा D1 D2 D3 आएगा, जो इक्वेशन के इक्वल में दिया रहता है ना, वो हमारा D1 D2 D3 टोटल चीज़ सिखाएंगे, बस अंत तक क्लास करो एक बार, ठीक है। तो ये जब हमारा रैखिक समीकरण का इक्वेशन निकाय दिया रहेगा तो हम उसको ए एक्स बी के फॉर्म में पहले निकाल लेंगे। उसके बाद इस निकाय को हल करने के लिए लिखेंगे इस निकाय को ए एक्स बराबर बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए एक्स बराबर बी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको लिखने का तरीका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इंटू एक्स का वैल्यू है ना, मल्टीपल में एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड के साथ में ये लिखा जाएगा, और इक्वल में जो बी रहेगा बी को रखेंगे D1 D2 D3। इस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब देखो, हमारा यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने का मकसद होता है, क्या होता है? जो हमारा ax दिया है ax इक्वल टू बी, मकसद क्या है भाई? कि यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो क्या, ये x है ना, तो x इक्वल टू, यहाँ देखो क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर ये जो a है, ठीक है ना, a है ना, जब इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या होगा? आप लोग पढ़े हो ना, इन्वर्स लग जाएगा। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे कि जब साइन एक्स रहता है और इसको इस साइड लाना होता है तो इधर आएगा तो क्या कर देते हैं? इन्वर्स लगा देते हैं। जब ए रहेगा इस साइड लाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो वही मैंने एक उधर लाया तो ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू, ए पहले आता है ना, तो ए इन्वर्स को पहले बी को बाद में। तो यही हमारा लास्ट में करना पड़ता है, तो हमारा एक्स का वैल्यू फाइंड होता है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, आपको एक भी अलग मेथड से नहीं बनने वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? है किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो सारे क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अब आपको इसमें एक संगत और असंगत होता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं। ऐसे आप लोग इस कंसेप्ट को सीख गए और अपना माइंड लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा ना, माइंड ना लगाओ। मैं जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊँ तब तक आप लोग कुछ ना करो, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना सीखो बस। ये सारे बातें आप लोग अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ये भी बात है। थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी पढ़ लिए 20 30 40 50 60% समझ में आ गया, और जब क्वेश्चन बनाएंगे 100% हो जाता है। समझ गए ना? चलिए,
इसमें एक संगत एवं असंगत समीकरण का ये चीज़ है जो आपको समझना होगा, कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो संगत होते हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, जो असंगत होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो संगत और असंगत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संगत और असंगत समीकरणों के निकाय, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए संगत निकाय, नंबर 1 संगत निकाय। संगत निकाय का देखो मतलब है कि समीकरणों का निकाय संगत तब होता है जब उसका कम से कम एक हल हो, मतलब ऐसा नहीं कि उसका मान 0 आ जाए तो संगत नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो संगत निकाय उसको कहेंगे समीकरणों का निकाय संगत होता है यदि उसका, एक ही में उसका होगा, ठीक है, उसका कम से कम एक हल हो, उसको क्या बोलेंगे, संगत, ठीक है। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं ना। इसमें क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का आप जब वैल्यू फाइंड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, संगत। मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन को बताना कि संगत है कि असंगत है, तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना होता है। यदि उसका वैल्यू 0 हो गया तो असंगत, यदि 0 नहीं हुआ, माइनस हो चाहे प्लस में है, उसको बोलेंगे संगत, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, भूलोगे नहीं ना, नहीं भूलोगे ना, भूलना नहीं है मेरे भाई, भूल जाओगे तो दिक्कत की बात होगी। चलिए दूसरा, असंगत निकाय। इसका मतलब होता है कि जिस समीकरण के निकाय निकाय का कोई हल नहीं होता है, उसे असंगत निकाय कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जो वैल्यू होगा 0 होगा, तो समझ जाना कि वो असंगत है। पहले हम कैसे चेक करेंगे भाई, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल करके, जो ए दिया रहेगा ए बी सी किसी के फॉर्म में, यदि डिटर्मिनेंट्स निकालने पर 0 हो गया तो असंगत, यदि 0 नहीं हुआ तो संगत होगा, ठीक है। बस आप इतना याद रखो, इतना काफ़ी है नॉलेज, ठीक है, 4.6 के लिए। इसमें और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा होता है जो कि मतलब अभी 11-12 में आपको ये सब काम नहीं है, ठीक है ना, वो सब बीएससी में जाओगे ना तो इसके आगे भी बहुत सारा टॉपिक होता है। तो आप इतना रखो तैयार, और अगले क्लास में 4.6 को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 1 शॉट में करा देंगे, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में,
पढ़ते रहो मन लगा करके यार, क्योंकि अब आप लोग का बहुत जल्द कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है हम लोग को, बहुत ही कंसेप्ट को समझ करके, क्योंकि मेन कैलकुलस ही है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, इससे तो 10 या 12 या 15 नंबर तक लास्टली पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, लेकिन कैलकुलस ले पूरा 50 नंबर का पूछा जाता है, समझ जाओ। तो तैयार हो जाओ, मेहनत करो, कल की क्लास के बाद कैलकुलस स्टार्ट करते हैं मंडे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।